नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज हम आपको मिलवाएंगे ज़ेलेंस्की के रहस्यमयी सेना से। कच्चा चिट्ठा में ये हमारी पहली खबर होगी और दूसरी खबर में रूस के हेलीकॉप्टर रेजिमेंट की बात करेंगे जिसने ज़ेलेंस्की की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। तीसरी खबर में बात होगी काले सागर की, जहां चल रहा है रूस का बड़ा ऑपरेशन। लेकिन सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ज़ेलेंस्की के उन बाहुबलियों से जो यूक्रेन में पैदा भी नहीं हुए हैं, लेकिन यूक्रेन की रक्षा में इन बाहुबलियों ने अपनी जान लड़ा दी है। जब ज़ेलेंस्की ने कीव से रूस को पीछे धकेल दिया तो दुनिया ने ज़ेलेंस्की की तारीफें कर डाली। जब कीव में रूस के टैंक नेस्त नाबूद होने लगे तो लोग यूक्रेन के लड़ाकों की पीठ थपथपाने लगे। जब पुतिन की आर्मी को कीव की घेराबंदी हटानी पड़ी तो दुनिया भर के अखबारों में ज़ेलेंस्की के जनरलों पर लेख छापे गए। खुद ज़ेलेंस्की ने अपने जनरलों पर मेडल की बारिश कर दी। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो दुनिया को हैरान करने वाले हैं। क्या ज़ेलेंस्की की तरफ से लड़ रही है एक सीक्रेट आर्मी? क्या ज़ेलेंस्की की सेना में शामिल हैं ऐसे योद्धा जो यूक्रेन के नागरिक भी नहीं हैं? यूक्रेन को बचाने के लिए यूक्रेनी सेना में मौजूद हैं कुछ ऐसे विदेशी लड़ाके जिन्होंने बाहुबली की तरह रूस को चौंका दिया है। पहले तो पुतिन की सेना के अधिकारियों की तरफ से सिर्फ दावे किए गए थे कि यूक्रेन की फौज में विदेशी सैनिक भी शामिल हैं। लेकिन अब तो पुतिन के सरकारी मीडिया ने पूरी दुनिया में तस्वीरें रिलीज कर दी हैं। कुछ ऐसे वीडियो रिलीज किए गए हैं जिनमें नजर आ रहा है ब्रिटिश स्पेशल फोर्स का जवान, दुनिया की वो सबसे खतरनाक फौज जो ब्रिटेन की सुरक्षा में अपना सर्वस्व समर्पण करके लड़ती है। क्या वही ब्रिटिश स्पेशल फोर्स यानी कि ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस जिसे SAS के नाम से जाना जाता है ज़ेलेंस्की की आर्मी की तरफ से लड़ रही है? रूस के इन दावों पर पहले तो यकीन करना मुश्किल था, लेकिन जब पुतिन ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है और रूस के स्टेट टीवी पर ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस यानी SAS के मरीन कमांडरों की तस्वीरें जारी कर दी गई हैं, यानी पुतिन ने अपने सरकारी टीवी पर पूरी दुनिया के सामने ब्रिटेन और यूक्रेन को एक्सपोज करने की कोशिश की है। यूक्रेन के इस भीषण युद्ध के बीच इस मामले में सच और झूठ की लकीर इतनी पतली है कि पूरी दुनिया में ये एक रहस्य बन गया है कि रूस ने अपने स्टेट टीवी पर जिस ब्रिटिश मरीन कमांडो को दिखाया है उसे आखिर किसने प्लान किया है। लगातार भयंकर जंग के बीच क्या इसके पीछे ब्रिटेन की कोई खुफिया योजना है या फिर ये स्पेशल फोर्स का कमांडो ज़ेलेंस्की का एजेंट है? आखिर सच क्या है? जिस शख्स को रूस ने कैद किया है उसका नाम है एडेन एस्लिन और जैसे ही YouTube पर उसका इंटरव्यू अपलोड किया गया पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। ब्रिटेन के बड़े बड़े अखबार ब्रिटिश स्पेशल फोर्स के कमांडो एडेन एस्लिन की हेडलाइन से भर गए। खासकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भी चिंता बढ़ गई। YouTube से एडेन का इंटरव्यू तक हटा दिया गया। सांसदों ने इस शख्स को आजाद करवाने के लिए पूरी दुनिया में अपील की और खुद इस कमांडो के परिवार के लोग अखबारों में इंटरव्यू देकर पुतिन से ये अपील कर रहे हैं कि स्पेशल एयर सर्विस के इस मरीन कमांडो के साथ अच्छा सलूक किया जाए। तो कौन है ये ज़ेलेंस्की के ब्रिटेन वाले बाहुबली और क्या है यूक्रेन में और क्या है यूक्रेन में लड़ने के पीछे इनका रहस्य? आपको हम सब कुछ समझाने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया था
यूक्रेन की सरकार ने 63 देशों से विदेशी लड़ाके बुलाए हैं। 63 देशों के कुल 6,824 विदेशी सैनिकों ने यूक्रेन की तरफ से मोर्चा संभाला है। यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे विदेशी सैनिकों में से अधिकांश पोलैंड से हैं। रूस का दावा है कि पोलैंड के 1,717 सैनिक यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। रूस का आरोप है कि अमेरिका के भी लगभग 1,500 सैनिक यूक्रेन की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। रूस ने भी कहा था कि उसने अब तक 1,035 विदेशी सैनिकों को मार गिराया है, लेकिन अब भी यूक्रेन की तरफ से 4,877 विदेशी सैनिक लड़ाई लड़ रहे हैं। रूस की सेनाओं ने एडेन एस्लिन को मारियोपोल से पकड़ा है। ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब मारियोपोल में यूक्रेन की सेना की तरफ से सरेंडर किया गया था। कई अखबारों का दावा है कि ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस के कमांडो ने भी इसी तरह रूस के सामने हथियार डाले हैं, क्योंकि उनकी सप्लाई लाइन पूरी तरह से रूस की तरफ से तोड़ दी गई है। ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया से विदेशी सैनिकों को लड़ने के लिए यूक्रेन बुलाया था। यूक्रेन के भीषण युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की ने खुद को अच्छाई की तरफ दिखाते हुए दुनिया से अच्छाई का साथ देने की अपील की थी, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया था कि यूक्रेन के युद्ध में 16,000 विदेशी सैनिक यूक्रेन की तरफ से जंग लड़ सकते हैं। लेकिन ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस के कमांडो सीधे रूस से मोर्चा लेंगे। ये वीडियो देखिए, जो ब्रिटेन के एक अखबार द सन के यूट्यूब चैनल से लिया गया है। इस यूट्यूब चैनल पर ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस के एक कमांडो का चेहरा छुपाया गया है ताकि दुनिया में कोई भी उसे पहचान न सके। आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन की इस सीक्रेट फोर्स को कितनी अहमियत दी जाती है। स्पेशल फोर्स ने दुनिया के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। साल 1980 में जब लंदन के अंदर आतंकियों ने ईरान के दूतावास पर कब्जा करने के लिए कई लोगों को बंधक बना लिया था, उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स की मदद ली थी। ये साल 1980 की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कैसे इन फुर्तीले लड़ाकों ने दूतावास की इमारत को अपने कब्जे में ले लिया था। आसमान से लेकर जमीन तक SAS ने इमारत की घेराबंदी कर ली थी। सिर्फ 17 मिनट के अंदर दुनिया की इस बेहतरीन फोर्स ने ईरान के दूतावास को आजाद करवा लिया था। सवाल ये है कि ब्रिटेन की इतनी उम्दा फोर्स क्या यूक्रेन के अंदर सीधे रूस को टक्कर दे रही है? अब तक तो ये दावे किए जा रहे थे कि यूक्रेन के अंदर यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम नेटो के सैनिक कर रहे हैं, लेकिन पहली बार सबूतों के साथ रूस ने बेहद सनसनीखेज आरोप ब्रिटेन पर लगाए हैं। इस वीडियो में रूस के द्वारा कैद किए गए SAS के स्पेशल कमांडो एडेन एस्लिन हैं। एडेन के साथ एक शख्स और नजर आ रहा है। इस शख्स का नाम है ग्राहम फिलिप्स। ग्राहम फिलिप्स एक पत्रकार हैं जो वैसे ब्रिटेन के नागरिक हैं, लेकिन काम करते हैं रूस के सरकारी टीवी के लिए। रूस के सरकारी टीवी पर ग्राहम ने 44 मिनट का एडेन का पूरा इंटरव्यू चलाया था, जिसके बाद ब्रिटेन के अंदर हंगामा मच गया। ब्रिटेन के सांसदों की तरफ से बोरिस जॉनसन को कहा गया कि ये जेनेवा संधि का उल्लंघन है। युद्धबंदी का इस तरह इंटरव्यू रिलीज नहीं किया जा सकता। आखिरकार यूट्यूब से इस वीडियो को हटा दिया गया। एक तरफ यूक्रेन के अंदर युद्ध की आग भड़की हुई है, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन के अंदर SAS के इस कमांडो एडेन एस्लिन के नाम पर मातम मनाया जा रहा है। एस्लिन के परिवार का दावा है कि साल 2018 में ही एस्लिन यूक्रेन चला गया था, जहां वो अपनी प्रेमिका से मिला और वहीं पर एस्लिन ने यूक्रेन की सेना में शामिल होने का फैसला लिया। 4 सालों से वो यूक्रेन की सेना में ही रहा। वो कोई जासूस नहीं है, जैसा कि रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है।
जेलेंस्की ने जंग तो खूब जमकर लड़ी, लेकिन एस्लिन के मामले में वो झटका खा गए। एस्लिन का रूस की कैद में होना जेलेंस्की के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि यूक्रेन एस्लिन को अपने फोर्स के लिए एक पोस्टर बॉय की तरह इस्तेमाल कर रहा था। एस्लिन अब दुनिया के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों को इंटरव्यू दे रहे हैं। ये 14 फरवरी का वीडियो है, जब युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था। लेकिन अब पुतिन का ये दुश्मन रूस की कैद में है और हाथों में हथकड़ियां हैं। जंग में कौन कब किस पर भारी पड़ जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। एस्लिन की कैद ने अचानक पासा पलट दिया है। दरअसल जेलेंस्की यूक्रेन के बहुत सारे कैदियों को पुतिन की कैद से रिहा करवाना चाहते थे। इसके लिए जेलेंस्की ने एक दांव चला और यूक्रेन के अंदर ही मौजूद पुतिन के समर्थक उद्योगपति विक्टर मेदवेदेचुक को गिरफ्तार करवा लिया गया था और पुतिन पर दबाव डालने के लिए उनकी फोटो रिलीज करवा दी थी। Можу навести сьогоднішній результат Служби безпеки України. Дуже символічно, що саме у День космонавтики був затриманий пан Медведчук. Він ховався 48 днів. А ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. विक्टर मेदवेदेचुक कई बार पुतिन के साथ नजर भी आए थे। तब विक्टर मेदवेदेचुक की पत्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेलेंस्की से ये अपील भी की थी कि उनके पति निर्दोष हैं और उनको रिहा कर दिया जाए। इस कैद के बाद रूसी अधिकारी भी काफी परेशान नजर आए थे और पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेशकेव की तरफ से ये बयान जारी किया गया था कि पुतिन से विक्टर मेदवेदेचुक का कोई संबंध नहीं है। Позиция эта всегда была открыта, никаких закулисных отношений с Россией Медведчук никогда не имел. Но даже если гипотетически это себе представить, то уже наверняка можно было понять, что Медведчук покинул по территории Украины до начала специальной военной операции. Он этого, как мы видим, не сделал. लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल अब दुनिया में ये खबरें छप रही है कि रूस चाहता है कि जेलेंस्की विक्टर मेदवेदेचुक को रिहा करेंगे। वो ब्रिटेन के स्पेशल फोर्स के कमांडो एस्लिन को रिहा कर देंगे। यानी पुतिन ने अपनी कूटनीति से एक बार फिर जेलेंस्की को फंसा दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कीव का दौरा किया था और अब बोरिस जॉनसन पर ब्रिटेन में ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो किसी भी तरह ब्रिटेन के कमांडो एस्लिन को रिहा करवाएं। ऐसे में अगर ब्रिटेन की तरफ से ये मांग जेलेंस्की के सामने रखी जाती है तो जेलेंस्की के लिए इस मांग को मानने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं रहेगा, क्योंकि रूस के खिलाफ इस जंग में बोरिस जॉनसन जेलेंस्की के एक बड़े सहयोगी की तरह सामने आए हैं। जेलेंस्की मजबूर तो हैं, लेकिन उनके पास खोने के लिए इस वक्त बहुत कुछ बचा नहीं है। लेकिन पुतिन के पास करने को बहुत कुछ है और इस वक्त इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर रेजिमेंट ने संभाली हुई है। यह रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुश्मन के लिए रूस के कौन कौन से हेलीकॉप्टर मृत्युदाता बन चुके हैं। को 2 महीने बीत चुके हैं, उसमें दुश्मन को सबसे ज्यादा मौत बांटने वाली मशीन कौन सी है? इस जंग में बारूद की सबसे ज्यादा बारिश कौन कर रहा है? यूक्रेन युद्ध में मृत्युदाता किसे कहा जा रहा है? कैमो 52, ये है कैमो 50, ये है
MI-24, ये है MI-28, ये है MI-35 और ये है MI-17V5। यूक्रेन के आसमान में सबसे ज्यादा इस वक्त यही मशीन गूंज रही है। कीव के बाद लुहांस्क और डोनेस्क रीजन में इनका कहर लगातार जारी है। दक्षिण पूर्व में मारियुपोल पर कब्जे वाले मिशन में इन्हीं हेलीकॉप्टर्स की भूमिका सबसे ज्यादा है। रूस ने इस वक्त यूक्रेन में अपने हेलीकॉप्टर्स की पूरी ताकत झोंक दी है। पूरे ऑपरेशन की डिटेल और इन हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर देखने से पहले देखिए कि रूस के पास अटैक और सपोर्ट हेलीकॉप्टर्स की कितनी बड़ी फ्लीट है। रूस के पास कैमो 52 अटैक हेलीकॉप्टर 100 से भी ज्यादा हैं, जो एक बड़ी तादाद है। रूसी फौज को कवर देने के लिए कैमो 52 अटैक हेलीकॉप्टर की मदद लगातार ली जा रही है। यूक्रेन में सबसे ज्यादा यही रूसी अटैक हेलीकॉप्टर एक्टिव हैं। इसके अलावा रूस के पास MI-28 अटैक हेलीकॉप्टर 110 से भी ज्यादा हैं। ये पुराने जरूर हैं, लेकिन इनकी फायर पावर की कसम नेटो की फौज भी खाती है। रात में लड़ने में गजब की महारत रखने वाले ये हेलीकॉप्टर यूक्रेन में भी कई मिशन रात में ही अंजाम दे रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर की नाइट विजन वाली ताकत गजब की है। MI-28 की बख्तर इतनी बेहतर है कि इस पर किसी राइफल की गोली तो क्या, ये RPG हमले को भी झेल सकता है। रूस के पास 60 के करीब MI-35 हेलीकॉप्टर हैं और ये दुनिया में फ्लाइंग टैंक के नाम से मशहूर हैं। रूस के पास MI-34 के दूसरे वर्जन MI-24 भी हैं और ऐसे 120 अटैक हेलीकॉप्टर इनके पास मौजूद हैं। अब इस फ्लाइंग टैंक को देखिए, ये एक छोटे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और अटैक हेलीकॉप्टर का मिला-जुला रूप है, लेकिन इसमें इतना असला लोड किया जा सकता है जो किसी भी दुश्मन को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देगा। रूस ने इसका इस्तेमाल सीरिया में बहुत खूबी के साथ ISIS के खिलाफ किया है। भारत के पास भी ऐसे कई हेलीकॉप्टर हैं जो पठानकोट में तैनात हैं। अब देखिए ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स में रूस की सबसे भरोसेमंद मशीन। रूस के पास टेक्निकल सपोर्ट वाले MI-17V5 हेलीकॉप्टर 300 से भी ज्यादा हैं, जो स्पेशल फोर्स को फ्रंट पर पहुंचाते हैं। MI-17V5 भारत के पास भी ऐसे 150 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं और ये कई इलाकों में एयरफोर्स की लाइफलाइन भी कहे जाते हैं। इस वक्त रूस के पास ये सभी हेलीकॉप्टर यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन कर रहे हैं। इनके हमले 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन हो रहे हैं। रूस की फौज लगातार काम कर रही है। ये व्लादिमीर पुतिन की सबसे भरोसेमंद मशीन है और इनके बिना वो यूक्रेन के ऑपरेशन में कामयाबी की उम्मीद भी नहीं कर सकते। И ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 военных объектов Украины. Среди них 7 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери противника составили до 2 рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей. Также в районе населенного пункта Червоное यूक्रेन में इस वक्त जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, जितने भी फ्रंट हैं, उनमें जमीन पर मौजूद फौज के साथ बहुत करीबी तालमेल की जरूरत है। जो गलतियां पुतिन और उनकी फौज ने कीव में दोहराई हैं, वो उसे डोनबास में नहीं करना चाहेंगे और इसके लिए जरूरी है कि सप्लाई लाइन मजबूत हो। फौज को क्लोज एयर सपोर्ट देना, यानी दुश्मन की आर्टिलरी को खत्म करने का मिशन हो या फिर दुश्मन की टैंक रेजिमेंट का रास्ता रोककर उस पर बमबारी कर देना हो,
ये सब अटैक हेलीकॉप्टर्स का ही काम होता है। कैमोव ने यूक्रेन में कई मिशन अंजाम दिए हैं। डबल रोटर यानी ऊपर नीचे रोटर सिस्टम वाले इस हेलीकॉप्टर की पूंछ में पंखा नहीं लगा होता। रूसी फौज को क्लोज एयर सपोर्ट में इनका रोल अहम रहा है। यूक्रेन में इनके बिना रूसी टैंक की मूवमेंट सुरक्षित नहीं मानी जाती। एंटी टैंक मिसाइलों विख्र के अलावा एयर टू एयर मिसाइल और 80 मिलीमीटर के रॉकेट से लैस ये हेलीकॉप्टर 315 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। ये कैमोव 52 को इस कैटेगरी में दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर बना देता है। Нести на себе неуправляемое ракетное вооружение, управляемое ракетное вооружение типа воздух-земля и типа воздух-воздух. То есть даже применение по воздушным целям, непосредственно с вертолетами, самолетами противника. कैमोव 52 को गौर से देखेंगे तो इसकी और खूबियां पता चलेगी। इसमें लगा रडार देखिए, जो एक बड़ी रेंज में काम करता है। जमीन पर मल्टीपल यानी कई टारगेट्स पर एक साथ मिसाइल से हमला कर सकता है। यानी कई टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों को ये एक साथ एंटी टैंक मिसाइल या फिर अपने रॉकेट से निशाना बना सकता है। ये कैसे टारगेट सेट करता है वो देखिए। इसमें लगे पॉड में जो कैमरे फिट हैं, वो इसे अपना चारों तरफ से हाल दिखाते हैं, फिर चाहे दिन हो या रात। ऐसे में टारगेट को पहचानना और उसे निशाना बनाना आसान हो जाता है। ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जिसकी वजह से ये रूस की अटैक फॉर्मेशन में सबसे कामयाब हेलीकॉप्टर साबित हुआ है। रूस ने अपने कुछ Mi-35 और Mi-24 हेलीकॉप्टर जरूर खोए हैं, लेकिन इक्का दुक्का नुकसान के अलावा कैमोव 52 हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। यूक्रेन के युद्ध में हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन आसान नहीं है और इसकी वजह है यूक्रेन का एयर डिफेंस, जो अब भी कुछ इलाकों में बेहद मजबूत बना हुआ है। जहां रूस के फाइटर जेट्स को रोकने के लिए यूक्रेन ने अपने 3 एयर डिफेंस सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल किया है। इनमें बक एयर डिफेंस सिस्टम है, S-300 भी है और कंधे पर रखकर फायर की जाने वाले स्टिंगर मिसाइल भी हैं। यूक्रेन की ताकत अभी तक उसके यही डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम रहे हैं। चाहे रूस के फाइटर्स को रोकना हो या उसके हेलीकॉप्टर्स को। स्टिंगर मिसाइल ने रूस के हेलीकॉप्टर्स को कैसे मार गिराया, इसका ये वाला वीडियो सबसे ज्यादा खतरनाक कहा जा सकता है। रूस का ये हेलीकॉप्टर कीव के पास ऑपरेट कर रहा था और तभी यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने उस पर अमेरिका से सीधी स्टिंग मिसाइल से हमला कर दिया। ये Mi-24 हेलीकॉप्टर था और इसमें सवार दोनों पायलट्स को पता भी नहीं चला कि कब उनके हेलीकॉप्टर पर मिसाइल दागी गई और कब उनका काम तमाम हो गया। स्टिंगर एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे कंधे पर रखकर दागा जा सकता है। ये नीची उड़ान भर रहे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और यहां तक कि फाइटर जेट्स के लिए भी बहुत ही घातक मिसाइल मानी जाती है। ये 3500 मीटर की ऊंचाई और 5 किलोमीटर की रेंज तक हवाई टारगेट को निशाना बना सकती है। दरअसल यूक्रेन में हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन बहुत मुश्किल का सामना भी कर रहे हैं, क्योंकि नीची उड़ान भरे बगैर वो ज्यादा सटीक निशाना नहीं लगा सकते। 4000 मीटर से ऊंची उड़ान भरेंगे तभी वो स्टिंगर जैसी मिसाइल से बच सकते हैं, लेकिन ज्यादा ऊंचाई पर उड़ेंगे तो बक एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल उनको मार गिराएगी। इसके लिए यूक्रेन में हेलीकॉप्टर उड़ाना बहुत बहादुरी का काम बन चुका है। ऐसे हेलीकॉप्टर्स को स्टिंगर से खतरा ज्यादा है, क्योंकि यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड यूनिट इस मिसाइल से लैस कर दी गई है। ये कितना बड़ा खतरा है, उसके लिए 3 दशक पुरानी बात आपको याद दिलाते हैं।
1980 के दशक में जब रूस की फौज अफगानिस्तान में थी, तब अमेरिका ने वहां मुजाहिदीन फोर्स को स्टिंगर मिसाइल से लैस कर दिया था, उनको ट्रेनिंग दी और तब रूसी हेलीकॉप्टर्स को इस मिसाइल से बड़ा नुकसान हुआ था। अफगानिस्तान में रूस के 300 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और 100 से ज्यादा फाइटर जेट स्टिंगर मिसाइल का ही टारगेट बने थे। अब देखिए, अगर कैमो 52 किसी यूक्रेन की मिसाइल का निशाना बनता है, तो इसमें पायलट अपनी जान कैसे बचा सकते हैं? मिसाइल हिट करने या फिर हेलीकॉप्टर क्रैश होने के वक्त इनके पंखे हेलीकॉप्टर से अलग हो जाते हैं, फिर कैनोपी बाहर निकलती है और पायलट की इजेक्शन सीट लॉन्च हो जाती है। पुतिन चाहेंगे कि ऐसी नौबत ही ना आए और उनके हेलीकॉप्टर ऑपरेशन यूक्रेन के एयर डिफेंस का निशाना बने बगैर ही जारी रहे। लेकिन ज़ेलेंस्की का मूड समझिए। यूक्रेन का दावा है कि वो इस युद्ध में अब तक रूस के 150 से ज्यादा हेलीकॉप्टर मार गिरा चुका है। ये आंकड़े ज़ेलेंस्की को जोश दिलाते हैं और यही वजह है कि वो अब चाहते हैं कि उन्हें ऐसे ही और हथियार मिलें ताकि वो रूस का मुकाबला कर सकें और टक्कर बराबरी की बनी रहे। क्योंकि ये रूसी हवाई मशीन जब बम बरसाती है तो जमीन पर उन्हें रोकने के लिए ज्यादातर लोकेशन पर यूक्रेन की फौज के पास कुछ नहीं होता। ज़ेलेंस्की ने ऐसी कई बातें अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को बताई हैं, जिन्होंने कीव पहुंचकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इससे साबित होता है कि बाइडेन यूक्रेन को और नए हथियार सप्लाई कर सकते हैं। Щодо безпеки, хочу сказати, що таку фінансову велику, щодо озброєння, таку фінансову велику допомогу у розмірі на сьогодні 3-4 мільярди доларів Україні ніхто не давав, хочу. ज़ेलेंस्की ने $3.5 अरब की मदद के लिए अमेरिका को शुक्रिया कहा, तो अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा कि मदद आगे भी जारी रहेगी। As you've mentioned, the commitment of an additional $1 billion worth of security assistance on top of some of the other things that we've done. यूक्रेन का युद्ध 2 महीने चल चुका है। नए हथियार आएंगे तो युद्ध और गर्म होगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने टक्कर ली हुई है और वो अमेरिका की शह पर पूरी ताकत लगाए हुए हैं। यूक्रेन को ब्रिटेन और बाकी नेटो देशों से भी कई तरह के हथियार मिल रहे हैं, जिसमें एयर डिफेंस भी है और एंटी टैंक मिसाइल भी। इसीलिए ये युद्ध जल्द खत्म होता नजर नहीं आ रहा। पुतिन के लिए ये नाक का सवाल बना हुआ है और ज़ेलेंस्की की जिद ने उनके गुस्से को और बढ़ा दिया है। पुतिन का गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो सिर्फ उनके जमीनी फौज के मिशन में ही नजर नहीं आ रहा, पानी के अंदर भी पुतिन ने एक नया मिशन शुरू कर दिया है। वो अब अपना खोया हुआ सम्मान वापस चाहते हैं, यानी पुतिन अब उस जहाज को समंदर के तल से वापस लाना चाहते हैं जिसे यूक्रेन की मिसाइलों ने डुबोया है। देखिए मिशन पुतिन का सबसे खतरनाक मिशन क्यों बन सकता है। ज़ेलेंस्की के लिए इसमें बहुत से खतरे छिपे हुए हैं। काला सागर में रूस अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है। ये ऑपरेशन घंटे 2 घंटे नहीं, बल्कि इसमें हफ्ते 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। समंदर के बीचों बीच होने वाले इस ऑपरेशन के लिए रूस के कोस्ट गार्ड का दस्ता कूच कर चुका है। पुतिन ने अपने डूबे हुए क्रूजर मोस्कवा को समुद्र की तलहटी से निकालने का फैसला किया है। इसके लिए रूस काला सागर को मथने जा रहा है, लेकिन सवाल है क्यों?
डूब गए मोस्कवा को निकालना पुतिन के लिए इतना जरूरी क्यों है? सवाल नंबर 1, मोस्कवा को रूस क्यों निकालेगा? सवाल नंबर 2, मोस्कवा के साथ ऐसा क्या डूबा है जिसे निकालना बहुत जरूरी है? सवाल नंबर 3, क्या मोस्कवा में न्यूक्लियर सामान है जिसे निकालना बहुत जरूरी है? सवाल नंबर 4, क्या मोस्कवा से रेडिएशन की आशंका है? सवाल नंबर 5, क्या मोस्कवा में रूस का कोई बड़ा राज छिपा है? सवाल नंबर 6, रूस कैसे निकालेगा मोस्कवा? सवाल नंबर 7, क्या मोस्कवा का ऑपरेशन मुमकिन है? इन सवालों का जवाब मोस्कवा का ऑपरेशन शुरू होने के बाद काला सागर की लहरें देंगी, क्योंकि मोस्कवा तभी निकल सकता है जब ब्लैक सी की जलराशि की तरंगे और मौसम इसकी इजाजत दे। हम आपको ये बताएं कि इतने बड़े जहाज को निकालने की तकनीक क्या होती है, उसके पहले ये जानना जरूरी है कि रूस ने ऑपरेशन मोस्कवा के लिए अब तक क्या किया है। रूस ने महाशक्तिशाली मोस्कवा के मलबे को दुश्मनों से बचाने के लिए 110 साल पुराने जहाज को तैनात किया है। रूसी नौसेना के इस बचाव जहाज का नाम कोमुना है। कोमुना पूरी दुनिया में किसी भी देश की नौसेना में शामिल सबसे पुराना जहाज भी है। अपनी बेहतरीन डिजाइन के लिए प्रसिद्ध रूसी नौसेना का बचाव पोत कोमुना पहली बार 1915 में वोल्खो के रूप में एक्टिव सर्विस में शामिल हुआ था। कोमुना ने रूसी नौसेना के बाल्टिक फ्लीट में सबमरीन टेंडर और बचाव जहाज के रूप में काम किया है। इस जहाज में 2 हल लगे हैं जो बीच में खोखला है। ये युद्धपोत रूसी क्रांति और 2 विश्व युद्ध के दौरान भी सक्रिय रहा। इस जहाज ने रशियन इंपीरियल से अपनी सेवा शुरू की, जो सोवियत संघ से होते हुए अब रशियन फेडरेशन तक पहुंच चुकी है। अप्रैल 2022 रूस के सबसे ताकतवर जंगी जहाजों में से एक मोस्कवा ने इस दिन काला सागर में जल समाधि ले ली। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने ब्लैक सी में रूस की नौसेना को प्रचंड जवाब दिया है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने नेपच्यून क्रूज मिसाइल और तुर्की के बायर कदार TB2 ड्रोन की मदद से रूसी क्रूजर मोस्कवा को डुबो दिया है। आंखें लाल, मोस्कवा के डूब जाने से पुतिन आग बबूला हो गए। यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए। पूरा पूर्वी यूक्रेन पुतिन की मिसाइलों से दहल गया। पहले तो पुतिन को यकीन ही नहीं हुआ कि ज़ेलेंस्की के मुट्ठी भर सैनिक मोस्कवा जैसे बड़े जहाज को डुबाने की ताकत रखते हैं। जब यकीन हुआ तो मोस्कवा सागर में समा रहा था और पूरा रूस ही नहीं पूरी दुनिया इसे देख रही थी। मोस्कवा का डूबना पुतिन की युद्ध नीति पर करारा प्रहार था। लेकिन जंग में सिर्फ कमजोर नहीं मारे जाते, ताकतवर भी निशाना बनते हैं। आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि युद्ध में ये होता है, लेकिन अगर हथियार कुंद पड़ जाएं, तबाह हो जाएं, तो इतनी चिंता क्यों? क्यों पूरा रूस चाहता है कि मोस्कवा बर्बाद ही सही समंदर से सतह पर आ जाए? असल में पुतिन को डर है कि अमेरिका, यूक्रेन, ब्रिटेन समेत दुश्मन देश उसके सबसे एडवांस और घातक युद्धपोत मोस्कवा की तकनीक जानने के लिए उसके मलबे को चुरा सकते हैं। जिसके बाद रूसी नौसेना ने डूबे मोस्कवा को निकालने की कोशिश शुरू कर दी है।
काला सागर में मॉस्को के ऑपरेशन के लिए कोमुना अपने साथ AS-28 DSRV भी लेकर उतरा है। DSRV किसी डूबी हुई पनडुब्बी या युद्धपोत को खोजने, उसमें मौजूद नौसैनिकों को बचाने या मलबे की निगरानी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रूस की AS-28 समुद्र में 1000 मीटर की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम है। मॉस्को के ऑपरेशन के लिए उतरा कोमुना जहाज लंबे समय से क्राइमिया के सेवस्तोपोल में तैनात था। यह जगह मॉस्को के डूबने वाली जगह से काफी नजदीक है। मॉस्को में रूस के छिपे राज को लेकर रक्षा विशेषज्ञों की राय भले ही अलग अलग हो, लेकिन पुतिन के मॉस्को के ऑपरेशन शुरू करने से एक बात बिल्कुल लाउड एंड क्लियर हो गई है कि मॉस्को में कुछ तो ऐसा है जिसे पुतिन दुश्मन के हाथ नहीं लगने देना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्या है, इसे समझने के लिए मॉस्को की डिटेल जाननी होगी, जो बताती है जो काला सागर में रूस के दबदबे की कहानी का हीरो मॉस्को ही था। रूसी नौसेना के मॉस्को क्रूजर में 16 की संख्या में P-500 बसाल्ट या P-1000 वल्कन एंटी शिप मिसाइलें लगी हुई थी। इस युद्धपोत पर 64 S-300F फोर्ट लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात थीं। मॉस्को पर 40 की संख्या में OSA-MA सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एक ट्विन AK-130 ML L-70 ड्यूअल पर्पस गन, 6 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम, 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन मोर्टार, 10 की संख्या में 533 मिमी टॉर्पीडो ट्यूब भी तैनात थे। इतने हथियारों से लैस मॉस्को रूसी तकनीक का वाकई बेहतरीन नमूना था और कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसकी रक्षा की तकनीक चोरी हो। और पुतिन तो कतई नहीं, लिहाजा मॉस्को समंदर से निकाला जाएगा। काला सागर में रूस की कहानी का हीरो अब नहीं रहा। मॉस्को मतलब रूस के काला सागर बेड़े का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत, जिसकी लंबाई 186 मीटर और ड्राफ्ट 8.4 मीटर था। इस युद्धपोत को बनाने का काम 1976 में शुरू हुआ था, जिसे 1979 में लॉन्च किया गया। मॉस्को क्रूजर का डिस्प्लेसमेंट 12,490 टन था। मॉस्को को पहले स्लाव के नाम से जाना जाता था। मॉस्को प्रोजेक्ट 1164 अटलांट क्लास का प्रमुख जहाज था। अब सवाल ये कि आखिर इतने बड़े जहाज को समंदर की गोद से कैसे निकाला जाएगा। क्या ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं है? ये समझना बहुत जरूरी है। सागर में रूस के हितों का रक्षक था। सामरिक रूप से बहुत अहम काला सागर पर 2014 में क्राइमिया को कब्जे में लेने के बाद से ही रूसी सेना का दबदबा रहा है। काला सागर में रूस के नौसेना बेड़े हमेशा ही प्रभावी रहे हैं। मौजूदा संघर्ष के दौरान भी काले सागर में मौजूद बेड़े से यूक्रेन में कहीं भी मिसाइल दागी जा सकती है। और इन सारे कामों के साथ था डूब गया जहाज मॉस्को, जिसे अब इस तरह बचाने की प्लानिंग पर काम किया जा रहा है। सबसे पहले मॉस्को जहां डूबा है, समुद्र के सतह पर वहां 2 साल्वेज बाज खड़े किए जाएंगे। इन दोनों बाज के सहारे नीचे फेरी फिट की जाएगी। हाइड्रोलिक बीम के सहारे ये दोनों बाज जुड़े रहेंगे और नीचे से फेरी डूबे जहाज मॉस्को का हाइड्रोलिक लिफ्टिंग करेंगे। इसमें कम से कम 2.5 दिन का वक्त लगेगा। सतह पर आते ही मॉस्को को दूसरा जहाज खींचकर डॉकयार्ड पर पहुंचाएगा, लेकिन इस ऑपरेशन के लिए समंदर की मर्जी जरूरी है, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान समुद्र में लहरें 1 मीटर से ऊपर की नहीं होनी चाहिए।
दूसरी बात कि 3 दिनों तक हवा 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ज्यादा ना हो। इतना कुछ होने के बाद कहीं जाकर मोस्कवा को निकाला जा सकेगा। कहा जा रहा है कि मोस्कवा कई सारे रूस के राज सीने में दबाकर समंदर में हजारों फीट नीचे धंसा है।